क्या होता है जब वो सिस्टम ही फेल हो जाए जिसे हमारी रक्षा करनी चाहिए? एप्स्टीन फाइल्स की कहानी सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसी कहानी है जो पावर, करप्शन और सच के लिए लड़ी गई एक लंबी लड़ाई के बारे में कुछ बहुत ही मुश्किल सवाल खड़े करती है। तो चलिए इस बेहद उलझे हुए मामले की परतों को एक एक करके खोलते हैं। 35 लाख। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन दस्तावेजों के पन्नों की संख्या है जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जारी किया है। अंदाजा लगाने के लिए बताएं तो ये मशहूर नॉवल वॉर एंड पीस की 2,500 से भी ज्यादा कॉपियों के बराबर है। ये हमें बताता है कि ये मामला कितना बड़ा और कितना गहरा था। लेकिन सवाल ये है कि ये फाइलें आखिर हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ कागजों का एक ढेर नहीं है। ये एक ऐसे क्रिमिनल एम्पायर का पूरा ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा साम्राज्य जो दशकों तक सत्ता और प्रभाव के सबसे ऊंचे गलियारों में बेरोक-टोक चलता रहा। तो ये इतना बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क आखिर काम कैसे करता था? अगर हमें इन फाइलों को वाकई समझना है, तो सबसे पहले हमें उस मशीनरी को समझना होगा जो इसके पीछे काम कर रही थी। ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा था, बल्कि ये एक सोची समझी बिल्कुल प्लान की हुई मशीन थी। पहला कदम था मसाज जैसे किसी लेजिटिमेट काम का झांसा देकर युवा लड़कियों को फंसाना। फिर उन्हें पैसों का लालच दिया जाता था, जैसे कि $200 का रेफरल बोनस, ताकि वो अपनी ही जैसी और लड़कियों को इस जाल में फंसाएं। मतलब पीड़ितों को ही शिकारी बना दिया जाता था। ये एक इतनी शातिर पिरामिड स्कीम थी जो सबकी नजरों के सामने चल रही थी। और हाँ, एप्स्टीन ये सब अकेले नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं। उसके पास एक पूरी टीम थी, एक ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस पूरे ऑपरेशन को चलाता था। गिस्लीन मैक्सवेल जैसे लोग जो स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट और सोशल मैनेजमेंट देखती थी, से लेकर सारा केलिन तक, जिसका काम था पीड़ितों को शेड्यूल करना और उन्हें डराना धमकाना। हर किसी का एक तय रोल था। ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज था जिसे एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलाया जा रहा था। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब इतने दशकों तक चलता कैसे रहा? इसका जवाब उन्हीं सिस्टम्स में छिपा है जिन्हें असल में हमें प्रोटेक्ट करना था। लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय इस नेटवर्क को बेखौफ होकर काम करने दिया। ये पूरा नेटवर्क दो बहुत ही मजबूत पिलर्स पर खड़ा था। पहला, इंस्टीट्यूशनल फेलियर यानी संस्थाओं की नाकामी, और दूसरा, फाइनेंशियल मिलीभगत। एक ने उन्हें कानून के लंबे हाथों से बचाया, तो दूसरे ने उनके ऑपरेशन को चलाने के लिए पैसा दिया। चलिए देखते हैं कि इन दोनों ने मिलकर उसे कैसे बचाया। 2005 में ऐसा लगा कि अब शिकंजा कस रहा है। पाम बीच पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। 2006 तक तो उनके पास चार्ज लगाने के लिए काफी सबूत भी थे। लेकिन फिर अचानक कुछ बदल गया। 2008 आते आते एक सीक्रेट डील साइन हुई, एक नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट, मतलब मुकदमा ना चलाने का एक समझौता, जिसने एप्स्टीन और उसके साथियों को फेडरल सजा से पूरी तरह बचा लिया। न्याय बस हाथ आते आते रह गया। और यहीं पर इस केस का सबसे बड़ा विश्वासघात सामने आता है। प्रोसिक्यूटर्स को ये पता था कि कम से कम 30 से 33 नाबालिग लड़कियों का शोषण हुआ है, लेकिन फिर भी पीड़ितों को उस सीक्रेट डील के बारे में कभी बताया ही नहीं गया जो उनके गुनहगारों को आज़ाद करने वाली थी। ये सिर्फ एक नैतिक नाकामी नहीं थी, ये सीधे सीधे कानून का उल्लंघन था। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम की, जिसने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। जरा जेपी मॉर्गन चेस को देखिए। 2019 से पहले उन्होंने सिर्फ $4.3 मिलियन की सस्पिशियस एक्टिविटी को फ्लैग किया, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि असल में ये आंकड़ा $1.3 बिलियन से भी ज्यादा का था। ये साफ दिखाता है कि सालों तक खतरे की घंटियों को कैसे नजरअंदाज किया गया, जिससे इस नेटवर्क को फलने फूलने का पूरा मौका मिला। और ये कोई एक दो गलतियां नहीं थीं। जेपी मॉर्गन चेस और ड्यूट्स बैंक जैसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इस नेटवर्क को चलाने के लिए ज़रूरी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। उन्होंने पीड़ितों को किए जाने वाले पेमेंट्स को प्रोसेस किया, उन्होंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को आसान बनाया, और ये सब उन्होंने तब भी किया जब एप्स्टीन एक सजायाफ्ता यौन अपराधी बन चुका था। वे सिर्फ मूक दर्शक नहीं थे, वे इस अपराध में मददगार थे। तो जब सारे इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए, तब सर्वाइवर्स ने कमान अपने हाथों में ली। और ये हमें इस कहानी के अगले चैप्टर पर ले आता है, सच्चाई के लिए लड़ी गई वो जंग जिसकी अगुवाई की वर्जीनिया गुफ्रे ने। जब क्रिमिनल कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता खोजा। और कमाल की बात देखिए, इस केस के राज खोलने की चाबी कोई क्रिमिनल केस नहीं, बल्कि एक मानहानि का मुकदमा बना। ये एक बहुत ही दाधिसुर और अलग स्ट्रैटेजी थी, और इसी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कोई एक झटके में मिली जीत नहीं थी। नहीं,
ये एक दशक तक चली एक-एक करके लड़ी गई कानूनी जंग थी। गुफरे बनाम मैक्सवेल केस से लेकर सेकंड सर्किट के उस ऐतिहासिक फैसले तक, हर एक जीत ने सीक्रेसी की दीवार में एक और दरार डाली, जब तक कि वो दीवार आखिरकार ढह नहीं गई। तो इतने सालों की लंबी लड़ाई के बाद इन फाइलों से आखिर में सामने क्या आया, और उससे भी ज्यादा जरूरी, आज ये सब क्यों मायने रखता है? चलिए इन खुलासों और इस केस की विरासत पर एक नजर डालते हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए एक प्रमुख इन्वेस्टिगेटर की ये एक लाइन ही काफी है। उन्होंने कहा, एप्स्टीन ने एक रेप्यूटेशनल शील्ड यानी प्रतिष्ठा की ढाल बनाई, जिसने जांचकर्ताओं को भी उसका पीछा करने से हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। ये ढाल उसके अपराध का एक बहुत अहम हिस्सा थी। तो जब हम प्रिंस एंड्रू, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े नाम सुनते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, फाइलों में उनका जिक्र है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वे सभी अपराध में शामिल थे। उनकी मौजूदगी अक्सर एप्स्टीन की स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी, खुद को पावरफुल लोगों के साथ दिखाकर ये जताना कि उसे कोई छू नहीं सकता। और इस न्याय की लड़ाई की मानवीय कीमत बहुत बड़ी थी। वर्जीनिया गुफ्रे, जिन्होंने इस लड़ाई की अगुवाई की, उन्होंने 2025 में 41 साल की उम्र में अपनी जान दे दी। यह हमें याद दिलाता है कि सर्वाइवर्स को न्याय के लिए कितना भारी और स्थायी मनोवैज्ञानिक बोझ उठाना पड़ा। लेकिन उनकी लड़ाई व्यर्थ नहीं गई। उनकी त्रासदी ने एक आंदोलन को जन्म दिया, जिससे वर्जीनियाज लॉ नाम का एक कानून प्रस्तावित किया गया। इसका मकसद भविष्य में ऐसी संस्थागत नाकामियों को रोकना है, ताकि किसी और सर्वाइवर को न्याय के लिए इतनी मुश्किल और दर्दनाक लड़ाई न लड़नी पड़े। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब सत्ता के सिस्टम हमें फेल कर देते हैं, तो न्याय सुनिश्चित करने की आखिरी जिम्मेदारी किसकी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सभी को करना होगा।